बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठियों पर अब लगाम लगाने के लिए सरकार नया सिस्टम लेकर आ सकती है। आधार और यूपीआई के बाद सरकार जल्द ही यूनिक डिजिटल आईडी अब लेकर आएगी। अब आपके घर का भी आधार बनेगा। नई डिजिटल आईडी लाने की तैयारी में है सरकार और इसे लेकर जो है जरूरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार बांग्लादेशी और जो घुसपैठी हैं उनके खिलाफ, जो रोहिंग्या हैं उन सभी के खिलाफ धरपकड़ का मामला जारी है और उन सभी को डिपोर्ट करने का काम भी किया जा रहा है और इसे लेकर लिस्ट भी सामने आई है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये यूनिक डिजिटल आईडी क्या है। तो आधार और यूपीआई को डिजिटल इंडिया की पहचान माना जाता है और इसी कड़ी में सरकार अब एक और डिजिटल आईडी लाने की तैयारी में है। यह आईडी आपके घर के पते के लिए होगी। दरअसल सरकार चाहती है कि लोगों के घर का पता डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स के अंदर शामिल कर दिया जाए। फिलहाल देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए किसी के घर का पता सटीक तरह से लगाया जा सके। इस आईडी को आप अपने घर के पते और अन्य स्थानों के लिए जारी एक आधार या यूनिक आईडी नंबर मान सकते हैं। इसके जरिए देश में किसी भी जगह या एड्रेस का पता लगा पाना बहुत ही आसान और डिजिटल हो जाएगा और इससे अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों के ऊपर भी लगाम लगेगी। प्रधानमंत्री ऑफिस की सीधी निगरानी में चल रही सिस्टम की तैयारियां डिपार्टमेंट ऑफ जो आपको बता दें कि प्रोटेस्ट कर रहा है। इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट वर्जन आम लोगों के सुझाव के लिए जल्द शेयर किया जा सकता है। वहीं इसका अंतिम वर्जन इस साल के आखिर तक आने की उम्मीद है। इस साल संसद को शीतकालीन सत्र के दौरान इसे लेकर एक कानून भी पास किया जा सकता है ताकि डिजिटल एड्रेस सिस्टम को संभालने के लिए नई अथॉरिटी का गठन किया जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो इससे लोगों के एड्रेस की प्राइवेसी काफी जो है बढ़ जाएगी। यह सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स की तरफ से तैयार किया जा रहा है और इसके ऊपर प्रधानमंत्री ऑफिस की सीधी निगरानी रहेगी। एक ड्राफ्ट वर्जन आम लोगों के सुझाव के लिए जल्द शेयर किया जाएगा और अंतिम वर्जन इस साल के आखिर तक आने की उम्मीद है। साथ ही इस बारे में संसद से शीतकालीन सत्र के दौरान एक कानून भी पास किया जा सकता है ताकि डिजिटल एड्रेस सिस्टम को देखने के लिए एक नया अथॉरिटी स्थापित किया जाए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब कंपनियां लोगों के एड्रेस का डेटा बिना उनकी सहमति के आगे शेयर कर देती है, लेकिन इस पर ब्रेक लगाने के लिए भी सरकार ये कदम उठा रही है क्योंकि ये सुनिश्चित करना चाहती है कि बिना सामने वाले की अनुमति या सहमति के उसके पता की सूचना आगे किसी को नहीं साझा की जाए। सही पता उस वक्त जो है अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है या फिर कुरियर सर्विस या फूड डिलीवरी की जा रही है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों के बीच लिखने पढ़ने की समस्या बहुत अधिक है। ऐसे में कई बार लोग अपना पता सही से लिख नहीं पाते या पता लिखने के किसी स्टैंडर्ड तरीके का इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से एड्रेस को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। इस अकेली एक वजह की अलग अलग सर्विसेज को लोगों तक पहुंचने के लिए देश में करीब 10 से 14 बिलियन का खर्च आता है। यह हमारी जीडीपी का करीब 0.5% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल एड्रेस का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके तहत रजिस्टर्ड करते समय एड्रेस शेयर करना और इसे लिखने का एक स्टैंडर्ड होगा। इससे देश भर के एड्रेस को लेकर होने वाली कंफ्यूजन दूर हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम हमले के एक महीने में 500 से ज्यादा अवैध अप्रवासी बांग्लादेशी भेजे गए हैं। दिल्ली में 6 महीने में 770 डिपोर्ट किए गए। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां देश भर में अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में एक खास अभियान चलाया जिसका मकसद संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करना है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 470 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और 50 विदेशी नागरिकों की पहचान की। ये लोग या तो बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे हैं या उनका वीजा खत्म हो चुका था, लेकिन वे देश छोड़ने के बजाय यहीं ठहरे हुए थे। इन सभी अवैध प्रवासियों को गाजियाबाद स्थित हिडन एयरबेस से एयरलिफ्ट किया गया और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ले जाया गया, जहां से जमीनी सीमा के जरिए इन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल के अंत में खास निर्देश दिए। इसमें कहा गया था कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या लोगों की पहचान की जाए, उनका पूरा सत्यापन किया जाए और जरूरी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। 15 नवंबर 2024 से 20 अप्रैल 2025 के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लगभग 220 अवैध प्रवासी और 30 विदेशी नागरिक पकड़े जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था। इन लोगों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FFRO के हवाले किया गया और इसके बाद उन्हें रेल और सड़क मार्ग से पूर्वी राज्यों तक पहुंचाया गया और फिर जमीनी सीमा से बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है।
अब देखिए किस तरीके से लगातार कार्रवाई जारी है। वही ये जो बांग्लादेशी और घुसपैठी है उन्हें लेकर भी अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार इन्हें लेकर लोग जो हैं प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ऐसी स्थिति जो है आन पड़ी है, ऐसी स्थिति जो है हो चुकी है कि इन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच एक ऐसा ही प्रोटेस्ट जो है हैदराबाद के तेलंगाना में देखने के लिए मिला, जहां पर भारत नेशनलिस्ट फोरम ने प्रोटेस्ट किया इन अवैध तरीके से रह रहा है बांग्लादेशी। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरीके का रहा प्रोटेस्ट, एक बार आप नजर डालिए। रोहिंग्या घुसपैठियों को, बांग्ला रोहिंग्या घुसपैठियों को, बांग्ला रोहिंग्या घुसपैठियों को, भारत माता की, भारत माता की। आज अपना भारत में बाहर लोग, मतलब जो भारत से बाहर रहेंगे वो लोग हैदराबाद आ रहे हैं और इंडिया में भी, भारत में भी आ रहे हैं। फैल गए पूरा जो ओल्ड सिटी में और हैदराबाद में भी। जितने लोग हैं यहाँ से भगाना पड़ेगा वो लोगों को, मतलब जो जितने लोग आए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, वो लोगों को यहाँ से, भारत से भगाना चाहिए। क्योंकि ये अगर वो लोग हैदराबाद में और इंडिया में रहने से क्या होगा, जो मुस्लिम वालों को भी बुरा नाम आएगा। क्योंकि वो लोग अच्छे मिलके रह रहे हैं हम, तो वो लोगों के भी ये लोगों के वजह से बुरा नाम आएगा। तो इसीलिए हम सब मिलके, और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलकर वो लोगों को इंडिया से, भारत से और हैदराबाद से भगाना पड़ेगा। और अपन सोचते कि मेरा घर तक आएंगे तब देख लेंगे, वैसा नहीं रहेगा। तो और छत के नीचे आने से पड़ेगा, हम खतरे में हैं। तो इसीलिए हम सबको भगाना पड़ेगा और हर एक हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन जागना पड़ेगा और भारत के लिए काम करना ही पड़ेगा। जय भारत, भारत माता की जय। Nation should be always first. We should all remember that the nation is ours. This is our country. There are many infiltrations in our country. We have been questioning the police, we have been questioning the government regarding this. Me being a GHMC corporator, I have even raised a question regarding fake birth certificates which have been issued by the GHMC 2 years back. Till today, the mayor, the commissioner or the officials, no one has given any answer regarding that. And again, we have seen an infiltration in Chandrayan Gutta, Old City and all. We even got to know that the Hyderabad, which was in the bomb blast, Gokul and all, that was regarding, that had been happened with the Chandrayan Gutta people where they were living. So even OIC being an MP, OIC brothers, they were there in the ruling for almost 40 years. Even they have to come forward. They keep saying that they believe in secularism. The true secularism is Bharat. This is Bharat Desh. This is India. India should be completed. India should be within the government, within the people. So we should keep the religions, caste, creed and everything aside. We should always believe in the nationality first. We always, even the individuals also think that the border security force is there, the soldiers are fighting, national security force is there, foreign affairs ministers are there, they will be looking after these things. But it's not like that. The people have entered us, the people have entered into our compound wall. So we have to raise the slogan, we have to save our Bharat by ourselves. If we are seeing any infiltrations, any another people regarding us or else around us, surrounding us, we should first go and complain to the police. Even police should act. Police should also not think that it is about the government. Congress is supporting MIM and all that. So we can't take charges against Pakistan and all. It is not that. Nation is first. We are living in India. So we should take care of India. Alone Prime Minister or BSF people or the soldiers or the army officials cannot take care of India. Being an individual, we should take care of India. So everyone should raise a slogan that we are going to take care of India forever and for always, only because of our children. Our society should be completed. Our society should be safe and secure for our children, not for the society or for any other party. It should be safe for our children. So it is our thing, our own individual thing that we have to come forward and fight for our Bharat. यहाँ पे जो हमारी विधानसभा में भी यह इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आज यहाँ पे आए सब लोगों से मिलके यहाँ पे धरना करने के लिए, क्योंकि
जो बालापुर एरिया है वहाँ पे मेजर इश्यू चल रहा है हमारा। वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहा है उनका उसमें जितने भी लोग हैं वो बांग्लादेशी से आ रहे हैं, नहीं तो म्यांमार से आ रहे हैं। उन लोगों से बहुत दिक्कत हो रही है हमें। वहाँ पे बहुत दंगे हो रहे हैं और अभी तक तो कुछ बड़ा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आगे जाके तो वो लोग कुछ ना कुछ करने वाला है। इसीलिए हम आज भारत सरकार से विनती करते हैं और राज्य सरकार से भी विनती कर रहे हैं हम लोग कि आप जल्द से जल्द आप उन लोगों को यहाँ से रवाना कीजिए और जिनको वहाँ पे जो म्यांमार से आए उन लोगों को वहाँ भेजना चाहिए, नहीं तो ये तो इंटरनल सिक्योरिटी बनता जा रहा है। बाहर तो हम ऑपरेशन सिंदूर करके उनको वैसे भी हम तीव्रवादियों को मिटा रहे, लेकिन फिर भी यहाँ के अंदर का जो बात है वो तो बहुत भयानक होने वाला है, भयानक हो रहा है अभी। तो इसीलिए हम वैसे भी हमको केंद्र सरकार ने बताया कि जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स यहाँ पे हैं हैदराबाद में है, जितने भी राज्य सरकार में है वो सब लोगों को भेजने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे में आपने उनका बयान भी सुना और ऐसे में आपने पूरा मामला विस्तार से जाना। इस मामले पर अब आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।